संघ का साथ, संघ का विकास और संघ का विश्वास। सबका नहीं, सुनने में कंफ्यूज हो गए लोग। संघ का साथ, संघ समझ गए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आपने आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 सब तो सुना ही होगा। अभी है वो प्रधानमंत्री नंबर 1। नंबर 1 में रेस होता है, जैसे दौड़ने में कोई नंबर 1 हुआ, कोई शूटिंग में नंबर 1 है, कोई क्रिकेट में नंबर 1 है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री नंबर 1 किस में हुए हैं, ये भी एक प्रश्न है। आप पत्रकार लोग इस पर रिसर्च कीजिएगा। नंबर 1 या तो कपड़ा बदलने में हुए हैं, नंबर 1 या तो वाणी बदलने में हुए हैं, नंबर 1 या तो फेंकने में हुए हैं, और नंबर 1 जादूगर भी हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। दुर्भाग्य से इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका काम सत्य पर पर्दा डालना और सत्य की खोज करने वाले तमाम समाज सेवियों और पत्रकारों को या तो बदनाम कर देना या फिर उन्हें जेल में डाल देना। आपको एक वाकया याद होगा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने एक एपिसोड चलाया था और मास्टर स्ट्रोक के नाम से वो कार्यक्रम चलता है। आज पता नहीं चलता कि नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने तो चैनल देखना छोड़ दिया। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी उस कार्यक्रम में आया करते थे। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर के किसान से ऑनलाइन पूछा था, आपकी आय कितनी बढ़ी? तो वो महिला बोलने लगी कि मेरी आय 2 गुनी हो गई। उस महिला से वापस मैंने सच्चाई जानने के लिए पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी ने एक पत्रकार को भेजा और वहाँ से सारी सच्चाई महिला ने स्वीकार किया कि 2 गुनी तो बहुत दूर की बात है। वो स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य थी। उन्होंने कहा कि हमारा तो जो कमाया हुआ पैसा है वो धन फंसा हुआ है। तो फिर यह प्रश्न उठा कि भाई आपने ये शब्द कहा कैसे कि आय 2 गुना हो गया? तो वो बोली हमें सिखाया गया था। कल परसों की घटना, एक वीडियो ऑडियो दोनों वायरल हो रहा है एक साथ। लहसुन वाली घटना पता होगी, मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने भी सेम उसी तरह से, मोदी जी के बाद वही उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, शायद नकल वही कर रहे हैं, उन्होंने भी प्रश्न उसी तरह से किया लहसुन के किसान से, और उस किसान ने भी उसी टाइप का उत्तर दिया। लेकिन दूसरा किसान बड़ा चतुर था, उसने पट से फ़ोन लगाया, उसको नंबर था कहीं से, वो ऑडियो भी वायरल हुआ। वहाँ बीघे में बात थी, वहाँ एकड़ में बात थी। मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम होता है किसानों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। आपने जो सवाल किया ना, आप एक चैनल का नाम मैं ले लूँ अगर आपकी अनुमति हो, और आप देख लेंगे, एपिसोड मेरे पास भी है, बोलेंगे मैं वीडियो दे दूंगा। मैंने जब ये बात रखी तो मुझे इंडिया का टॉप 2 मौलवी बताया गया, इंडिया का टॉप 2, जबकि टॉप 100 में भी मैं नहीं हूँ ही नहीं उस रेस में कहीं भी। और न मौलवी के मतलब इस पे कोई जो काम होता है इमामत करना या मदरसे में पढ़ाना, मैंने उससे कभी, मेरा 10, 15, 16 सालों से दूर दूर का संबंध नहीं। सच पूछिए तो मस्जिद से बहुत डिस्टेंस भी रहता हम लोगों का, चूँकि सोशल मैदान में रहते हैं। लेकिन इसने चलाया, और क्या चलाया उसमें कि ये इंडिया का टॉप 2 मौलवी हाथरस में हवा दे रहा, यानी न्याय की बात करना हवा देना हो गया। आज सेम वही सिचुएशन है कि आप अगर किसानों के हित की बात करते हैं, आप कहते हैं कि किसान आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, एमएसपी की गारंटी मांग रहा, तो कहा जा रहा हवा दे रहे हैं। आप अगर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसानों की सारी शक्ति को सीमित कर देगा, उसके घर में बंद कर देगा, कहा जा रहा हवा दिया जा रहा। अगर आप कहते हैं कि किसान बीमा योजना के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, आज तक क्लेम लेने वाले किसान आपको नहीं मिलेंगे। इतने लाखों किसान हैं, आप इंटरव्यू लीजिए कि कितने ने को क्लेम मिला, लेकिन पैसे सबके काटे जा रहे हैं, किस्त काटे जा रहे हैं। आप कहें कि ये घोटाला है, ये स्कैम है, तो कहा जाएगा कि ये लोग हवा देते हैं। क्यों? कि ये मुसलमान हैं। तो मुसलमान तो कुछ बोल नहीं सकता देश के बारे में, सिख बोल नहीं सकता, ईसाई बोल नहीं सकता, पारसी बोल नहीं सकता। अब कौन बोलेगा? अब आया हिंदू। अब हिंदू में पार्ट इन्होंने पहले कर रखा है। ये क्या है? एससी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है। अगर गलती से एससी ने बोल दिया तो उसे कहा गया ये एससी बोल रहा। अब अगर गलती से ओबीसी बोल दिया तो कहा ये ओबीसी बोल रहा। अगर गलती से अगर किसी अपर कास्ट ने बोल दिया तो बोला अच्छा ब्राह्मणों पे जो योगी जी ने सख्ती की है ना, तो चिढ़ से ये ब्राह्मण बोल रहा। ऐसा आप क्यों इस तरह का साइकोलॉजिकल वार कर रहे हैं? देखिए, सच सच है, सोना सोना है, पीतल पीतल है। सोने को पीतल लाख आप कहेंगे चिल्ला चिल्ला कर, वो सोना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसान के खिलाफ ये तीनों बिल, किसान के खिलाफ ये तीनों बिल है और है। आपने कहा चैनल देखना बंद कर दिया है, तो आपने टीवी देखना क्यों बंद किया? आप सभी लोग जानते हैं मेरा चेहरा टीवी चैनलों पर आया करता था।
कोरोना काल से पहले मैं कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पर मैं डिबेट में नहीं जाता था, लेकिन कोरोना के बाद आप देख रहे हैं कहीं मैं हूं किसी चैनल पर नहीं हूं। कोरोना काल में आर भारत को मैंने डांटा था और मैंने कहा कि आप कोई भी ऐसा कार्यक्रम न चलाएं जिससे समाज में गलत धारणा बने। जिस तरह से कोरोना को कोरोना जिहाद बनाकर प्रस्तुत किया गया और एक जमात को टारगेट किया गया, दुनिया ने देखा उस जमात के लोग मरे भी नहीं अभी तक कहीं भी, और कितने लोग मर गए दुनिया में ये भी आप देखिए। और फिर लंदन से अब एक बात कह रहा हूं, तब चाइना से था, अब लंदन से आ रहा, यानी हम नहीं है भाई, अभी भी सेकेंड वॉर में भी हम नहीं है। ये बात आप पहुंचाइए लोगों तक। ये सरकार आखिर चाहती क्या है? देश में गंगा जमनी तहजीब, हमारे दादा और हमारे पड़ोसी में रामू के दादा भाई की तरह रहते थे, हमारे पिता और हमारे पड़ोस में श्याम के पिता भाई की तरह रहते थे। आपने कौन सा ऐसा बीज बो दिया कि आज हमारा बच्चा हमारे पड़ोस के श्यामू के बच्चे को हिंदू कहता, भाई नहीं कहता? क्यों? ये किसने ऐसा माहौल बनाया? वो तो सबका साथ सबका विकास लेकर कहाँ हो रहा? आप तोड़ने पर लगे हुए हैं, कहते हैं सबका साथ। संघ का साथ, संघ का विकास और संघ का विश्वास, सबका नहीं। सुनने में कंफ्यूज हो गए लोग। संघ का साथ, संघ समझ गए? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, संघ का साथ, संघ का विकास और संघ का विश्वास। टीवी ने पहले टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जेएनयू वालों को, फिर उसके बाद शाहीन बाग में जो विरोध हो रहा था उन्होंने देशद्रोही कहा, फिर कोरोना आया तो कोरोना बम हो गए जमाती, फिर आप जो है किसान बैठे हुए हैं तो इनको खालिस्तानी क्या नहीं कहा? सिर्फ खालिस्तानी मत कहिए, क्या नहीं कहा? चैनलों ने चाइना से जोड़ा, चैनलों ने वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कहा कि वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया, जबकि जितने किसान नेता हैं, योगेंद्र यादव वामपंथी है क्या? साहब टिकैत स्वर्गीय हो गए, वामपंथी थे क्या? उनके पुत्र और उनके तमाम लोग, राकेश टिकैत जी है, सब लोग वामपंथी हैं क्या? ये जितने नेता हैं वामपंथी हैं क्या? और वामपंथी होना अपराध है क्या? ये भी तो एक बता रहा हूँ। एक विचारधारा है ना, देश में सब स्वतंत्र है या नहीं? किसी भी विचारधारा को अपना ले, अगर कोई वामपंथी विचारधारा का है तो क्या वो अपराधी है क्या? वामपंथ में क्या ऐसा सिखा दिया गया कि वो अपराधी हो गया? तो इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि किसान जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है उसको कमज़ोर कर दिया जाए, उसकी मांगों को। ये देशद्रोही शब्द का भी प्रयोग कर चुके हैं। ये कई शब्दों के प्रयोग के बाद एक बात कह देना चाहता हूं मैं, सरकार के लोगों तक ये बात जानी चाहिए। आप इनको नामाकरण देते रहें, इनके नाम नए नए चुनते रहें, लेकिन ये फौलादी ताकत के साथ मैदान में आए हैं। ठंडी ने इन्हें पीछे नहीं हटाया, बारिश ने पीछे नहीं हटाया। भारत के वो लोग जो किसान प्रेमी थे उनको चिंता थी, चेहरे पर बल आ गया था बारिश को देखकर कि किसान खुले आसमान में किस तरह रह रहे होंगे। हम लोगों को भी चिंता थी, लेकिन आज ये गर्व हो रहा है कि वो किसान जो खुले आसमान के नीचे हैं, न बारिश न सर्दी न सरकार के ये कुप्रचार उन्हें लक्ष्य से पीछे नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकती है। जो लोग जो है इन लोगों का नामकरण कर रहे हैं टेलीविजन मीडिया या सोशल मीडिया पे, वहीं इन लोगों से सरकार बात कर रही है, क्या कहेंगे? आपको एक बात बताऊं, ये मोदी जी जो है ना, इस समय के दुनिया के, अभी एक मैगजीन में आया था, बड़ा उल्लास मनाया जा रहा था भाजपा में, प्रधानमंत्री नंबर 1। आपने आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 सब तो सुना ही होगा। अभी है वो प्रधानमंत्री नंबर 1। नंबर 1 में रेस होता है, जैसे दौड़ने में कोई नंबर 1 हुआ, कोई शूटिंग में नंबर 1 है, कोई क्रिकेट में नंबर 1 है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री नंबर 1 किस में हुए हैं, ये भी एक प्रश्न है। आप पत्रकार लोग इस पर रिसर्च कीजिएगा। नंबर 1 या तो कपड़ा बदलने में हुए हैं, नंबर 1 या तो वाणी बदलने में हुए हैं, नंबर 1 या तो फेंकने में हुए हैं, और नंबर 1 जादूगर भी हैं। शब्दों का इनके पास, अरे बाप, शब्दों का इनके पास इतना भंडारण है, ये कहां कहां से शब्द लाएंगे मेरे भाइयों और बहनों। आज अब मैं क्या बोलूं आपको सर, तो बंगाल जाएंगे, वहां देखिए नए नए शब्द। मैं तो बंगाल में ही पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी यही हमको खिलाते थे, यही ईडन गार्डन में मैं क्रिकेट खेलता था। अब आप लीजिए ईडन गार्डन, अभी इतिहास ढूंढते रहिए, सारा गूगल फेल हो जाएगा, गूगल दम तोड़ देगा, सब कुछ दम तोड़ देगा, तब वहां से मोदी जी का मामला शुरू होता है। इसलिए ये सब बातें बेकार की हैं। मेन मुद्दा है ये 3 कृषि बिल जो आए हैं, गलत समय में आए हैं, समय गलत था। दुनिया
कोरोना से कराह रही थी। भारत के लोग घरों में दुबके हुए थे, हजारों शर्तों का पालन कर रहे थे, खाने पीने चलने फिरने से रुके हुए थे। ऐसी परिस्थिति में कौन सी आपत्ति और विपत्तियां आ गई थी, क्या आपदा था कि आपने अध्यादेश लाया। संवैधानिक शब्दों में अध्यादेश इमरजेंसी में आता है, एक आपात स्थिति होती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं, तब अध्यादेश आता है। आप अध्यादेश लाते हैं कृषि पर, किसान नहीं मान रहे थे, अध्यादेश वहां आता है जहां कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। इसका मतलब आप जान रहे थे कि अगर किसानों से हम सलाह करेंगे तो किसान इस बिल को पास होने नहीं देंगे, तो इसलिए आपने अध्यादेश का सहारा लिया। पहली गलती तो आपने यही की है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में केवल वोट से संसद नहीं बनता है, संसद में वोट से कानून बनता है। और आपने वोट देने वालों को कॉलर पकड़ के और मार्शल के जरिए धक्का मार के राज्यसभा से बाहर कर दिया। क्यों ऐसा आपने किया मोदी जी? पहला सवाल यह है कि अगर गलती नहीं थी तो ये तमाम लोग जो विरोध कर रहे थे उनको आपने सुना क्यों नहीं, उनकी अनसुनी क्यों की, उन्हें उठाकर बाहर क्यों फेंका, ये सवाल है। अच्छा, आपने बंगाल की बात की, अब बंगाल पे फोकस हो रहा है, मगर किसान यहाँ बैठे, इनकी नहीं सुनी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इनके प्रवक्ता जब टीवी पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि अगर बिल विरोध में होता तो हम चुनाव कैसे जीतते। तो चुनाव जीतना इनका प्रथम लक्ष्य है। सत्ता परमो धर्म है, सेवा परमो धर्म नहीं है, सत्ता परमो धर्म है। और भारत में चाहे किसान परेशान हो, चाहे जवान परेशान हो, चाहे सीमाओं पर विदेशी आक्रमण हो जाए, लेकिन ये सरकार चुनाव मैनेजमेंट में लगी रहती। इनके कितने मंत्री हैं? मंत्री कितने हैं? किसान से बात करने कौन आ रहा? कृषि मंत्री के साथ रेल मंत्री, यानी कि वो फेल मंत्री, जिनका रेलवे पूरा प्लान फेल हो चुका, अडानी अंबानी के हवाले हो चुका, जिसमें किराए लगातार बढ़ते रहे। 6 वर्षों में 10 बार किराए बढ़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म टिकट 5 से 20 पर आ गया, वो भी अब मिलता नहीं है। आप ऐसी परिस्थिति में रेल मंत्री आ रहे हैं किसान से बात करने के लिए, यानी इनके पास मंत्री नहीं, मंत्री हैं, सबको चुनाव में लगा दिया गया। रेल मंत्री तो जो है किसानों के नेता जो है राकेश टिकैत से कहते हैं 40 संगठनों की लिस्ट है हमारे पास, मुंह मत खुलवाओ। अब 9वें राउंड के वार्ता के बाद ये धमकी, ये दर्शाता है कि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। छल बल का प्रयोग करके किसान संगठनों को साइकोलॉजिकल ढंग से अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा। क्या उस धमकी से किसान संगठन को मजबूती मिली है या फिर डिमोटिवेट हुए? नहीं, देखिए किसान संगठनों के अगुआ जो है वो किसानों के अगुआ हैं, किसानों के नुमाइंदा हैं वो, और वो भरोसे के लोग हैं। इतनी आसानी से टूट फूट नहीं होगा। सरकार गलतफहमी की शिकार है, वो लोग अपनी मांगों पर अडिग हैं। समझौता तभी होगा जब किसानों की जो मांगे हैं, यानी कि किसान का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, अच्छा, तब तो समझौता होगा। सोशल मीडिया पे ये जो है बात हो रही है कि 2000 रुपये जो है किसानों के खाते में डाल दिए, मगर वहीं अपने विधायक खरीदने के लिए या सांसद खरीदने के लिए पैसा खूब खर्च हो रहा है। देखिए, एक तरफ जब इनको पता था कि हमें किसानों का अपमान करना है तो सम्मान के नाम पर इन्होंने किसान सम्मान योजना का आरंभ किया। अब सम्मान 2000 से ही होता है, ये भी मोदी जी के राज में हम लोग जाने कि किसान का सम्मान 2000 से होता है। 2000 का खाद होगा कि बीज होगा कि हल होगा कि पानी होगा कि बिजली बिल जाएगा कि बच्चों की पढ़ाई होगी कि दवाई होगी, ये तो किसान खुद उनको बता देंगे कि सम्मान 2000 से होता है और अपमान नोटिस भेजकर जेल भेजने में होता है। आज किसानों को एक तरफ 2000 दे रहे हैं और बिजली बिल के नाम पर, लोन के नाम पर, कर्ज के नाम पर, जो आपने 14 में कहा था माफ करूंगा, 19 में कहा था माफ करूंगा, फिर प्रदेश की चुनाव में प्रदेश सरकारों ने भी कहा था माफ करूंगा, न तो प्रदेश सरकार ने माफ किया न केंद्र सरकार ने माफ किया, और 2000 का ऊंट के मुंह में जीरा डालकर ये उसका नाम रखा इन्होंने सम्मान योजना। तो किसान निर्णय करेंगे कि अगर सम्मान 2000 से होता है तो चुनाव में फिर वोट भी इनके प्रत्याशियों को मात्र 2000 मिलेगा, 100 सम्मान रवाना कर दिया जाएगा। 15 लाख की बात की, तमाम जो है वादे 2014 में किए, फिर उसके बाद अगर वाकई में ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी तो 2019 में फिर कैसे आ गई? देखिए, पाप का घड़ा इतनी जल्दी भरता नहीं है, अब भर रहा है, भर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम लोगों को भी चिंता थी कि 2014 में किए गए वायदे तो पूरे हुए नहीं थे, फिर 19 में और सीटें कैसे बढ़ी। लेकिन एक स्मरण में रखने वाली बात है, 415 सीटें थी कांग्रेस के पास 84 के बाद, 415 सीटें थी स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में। लेकिन अंजाम क्या हुआ कांग्रेस का? भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आंख खोलकर देख लो, आज राहुल गांधी जी को कैसे कैसे अपमानित शब्दों से नवाजा जा रहा। यही वो पार्टी है कांग्रेस जिसके पास 415 एमपी थे। दिन सबका बदलेगा, आपका भी बदलेगा, हमारा भी बदलेगा, देश का भी बदलेगा, किसान का भी बदलेगा। शुक्रिया।